बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैडम क्यूरी के क्लास 10 फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 2 में सबका वेलकम। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक अहम और आम मिसाल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम और डैम्प्ड मोशन पर बात करेंगे। ये कोट है मैडम क्यूरी की। मेरा नाम मैरी क्यूरी है, वो पहली मशहूर साइंसदान जिसकी फैमिली ने 5 नोबेल प्राइज लिए। फर्स्ट और सेकंड नोबेल प्राइज मुझे और मेरे हस्बैंड को 1903 रेडियो एक्टिविटी पर काम करने की वजह से मिला। थर्ड नोबेल प्राइज मुझे 1911 में केमिस्ट्री के 2 न्यू एलिमेंट्स को डिस्कवर करने पर मिला। फोर्थ नोबेल प्राइज 1935 में मेरी बेटी और उसके हस्बैंड को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में काम करने की वजह से मिला। फिफ्थ नोबेल प्राइज 1965 में मेरी दूसरी बेटी के हस्बैंड को यूनिसेफ के बिहाफ पर पीस का मिला। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम और बॉल एंड बॉल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, क्या आप बता सकते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम या पेंडुलम के मोशन से पैदा होने वाली वेव की टाइप क्या है? इसको समझने के लिए आइए ये एनिमेशन देखते हैं। इस हरकत करते टेबल के ऊपर मार्कर कैप की मोशन का मुशाहिदा करें। अब इस टेबल और मार्कर का साइड व्यू और वर्टिकल पोजीशन में मैस स्प्रिंग सिस्टम देखें। क्या इससे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को देख सकते हैं? और टेबल का फ्रंट व्यू और पेंडुलम की मोशन भी एक जैसी है। आइए इस मार्कर के साथ डॉट लगाकर इसके मोशन का मुशाहिदा करें। क्या आप कर्व की शेप देख सकते हैं? जी हाँ, ये साइन कर्व है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है। आइए सादा पेंडुलम के मोशन को समझने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि धागे के साथ बंधी हुई गोली यानी बॉब की हरकत धागे की लंबाई पर इन्हिसार करती है। आइए पेंडुलम और उसके मोशन को मजीद समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। मुझे यकीन है कि आपने पेंडुलम के बारे में पहले भी सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक आम पेंडुलम क्या होता है? एक छोटे मैस के ऑब्जेक्ट की मिसाल लें जो एक सिरे से बंधे हुए धागे, तार या रस्सी से लटक रहा हो। इस सेटअप को पेंडुलम कहते हैं। एक आम पेंडुलम एक फिजिकल पेंडुलम की मिसाली शक्ल है। एक आम पेंडुलम में जो तार या रस्सी इस्तेमाल होती है वो बगैर मैस के होती है और रस्सी से बंधा हुआ ऑब्जेक्ट पॉइंट मैस होता है। यकीनन आज की मैक्रोस्कोपिक दुनिया में ऐसी बगैर मैस की रस्सी जैसी चीज का तस्वुर भी नहीं, और ये करीबन नामुमकिन भी है कि किसी ऑब्जेक्ट का सारा मैस सिर्फ एक नुक्ते पर मरकूज हो। तो हम अगर बहुत बारीक धागे की तरह की रस्सी लें और एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट जो उस रस्सी से भारी हो, जैसा कि एक छोटा पत्थर या एक मेटेलिक बॉल, तो हम एक सादा सा पेंडुलम बनाने के बेहद करीब हैं और हम अपने इस सेटअप को एक सादा पेंडुलम का नाम दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस्सी के एक सिरे से बंधे हुए ऑब्जेक्ट को पेंडुलम का बॉब कहते हैं। इब्तदाई तौर पर पेंडुलम सुकून पजीर हालत में होता है। बॉब की पोजीशन को हम रेस्ट या मीन पोजीशन कहते हैं।
जरा सोचिए कि अगर मैं इस बॉब को एक तरफ थोड़ा सा धकेल दूं तो क्या होगा। आप देखेंगे कि आगे पीछे हरकत करने लगेगा। ये आगे पीछे की हरकत मुसलसल होती है। बॉब की इसी हरकत को साइक्लिक या ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। चलिए अंदाजा लगाएं कि ये एक चक्कर कब पूरा करता है। जब बॉब मीन से एक तरफ की इंतहाई मुकाम से दूसरी तरफ के इंतहाई मुकाम तक जाकर वापस मीन पर आता है, तो हम इसे बॉब का एक साइकिल या एक ऑसिलेशन मुकम्मल करना कहते हैं। इसे दोहराइए, मीन से एक एक्सट्रीम पॉइंट की जानिब और वहां से मुखालिफ एक्सट्रीम की तरफ और फिर वापस मीन तक आने को एक ऑसिलेशन कहते हैं। हवाई मज़ाहमत की वजह से यकीनन ये बॉब बिलाखिर रुक जाएगा, तो हम आइडियल कंडीशन में ये हरकत वक्त के इक्वल दौरानिये में हमेशा जारी रखेंगे। इस किस्म की हरकत को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉब पहला चक्कर 3 सेकंड में पूरा करता है, तो ये दूसरा, तीसरा, 10वां, हत्ता कि 50वां चक्कर भी 3 सेकंड में ही पूरा करेगा। ये कांस्टेंट टाइम पीरियड वाली शर्त एक सादा पेंडुलम के लिए दुरुस्त साबित होगी, जहां जेरे गौर ऑब्जेक्ट छोटा होगा। इसका इन्हसार इस झूले के आर्क यानी गोलाई के साइज पर मुनहसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बॉब को इस टाइम पीरियड में एक से दूसरी जगह जाने में बहुत थोड़ी अमाउंट चाहिए अपनी हरकत को इस सारे अमल में यकसा रखने के लिए। एक आम पेंडुलम की एक और दिलचस्प खासियत ये भी है, और ये खासियत इन्हें बेहतरीन टाइम कीपर यानी वक्त बताने वाली बनाती है। ये खासियत सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में गैलीलियो ने दरियाफ्त की। अगर इसे आसान लफ्जों में बयान करना हो तो मैं यूं करूंगी, इसे गौर से पढ़िए। अब मैं वजाहत करती हूँ। 3 केसेस की मिसाल लें जहां हर एक केस में एक पेंडुलम बहुत छोटे जाविये से हरकत कर रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि सारे केसेस में पेंडुलम का टाइम पीरियड एक जैसा होगा। जी हाँ, ये खासियत हमें यही बताती है। आइए इसे स्लो मोशन में देखें। मिसाल के तौर पर अगर ये तीनों पहले दाएं जानिब हरकत करते हैं, तो आप जाविये से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी हरकत इस वाले से थोड़ी ज्यादा है और इसकी इस वाले से ज्यादा है। इसके बाद ये सब बाएं जानिब हरकत करते हैं और गौर करें कि ये तीनों मीन पोजीशन की जानिब एक साथ एक ही वक्त में वापस आते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जितना वक्त ये एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने में लेगा, वो सारे केसेस में एक जैसा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये खासियत सबसे पहले गैलीलियो ने दरियाफ्त की। क्रिश्चियन ह्यूगिन्स ने इस खासियत को पेंडुलम क्लॉक दरियाफ्त करने में इस्तेमाल किया। पेंडुलम क्लॉक 17वीं सेंचुरी में बहुत मशहूर थे, जब पहली बार 1930 में बनाए गए, जिनकी जगह बाद में इलेक्ट्रिक क्लॉक्स ने ले ली। इस क्लॉक को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें एक पेंडुलम मौजूद है। अगर हवा इसकी आगे पीछे की हरकत को जरा सा मुतासिर करती है, तो इससे वक्त पे कोई असर नहीं पड़ता। घड़ी हमेशा सही वक्त ही बताएगी। जी तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं पेंडुलम के टाइम पीरियड का इन्हिसार मास और एम्पलीट्यूड पर नहीं होता, बल्कि ये धागे की लंबाई और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जी पर डिपेंड करता है। क्या आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, mg sin थीटा एंड mg cos थीटा। तो आपके ख्याल में कौन सा कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर अमल करता है? mg cos थीटा धागे की तरफ अमल करती है और इसके धागे में टेंशन T ज़ाइल कर देती है। दूसरा कंपोनेंट है mg sin थीटा। ये वस्ती पोजीशन O के सिम्त में है और जी हाँ, यही रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर अमल करता है और इसकी वजह से गोली अपनी हरकत जारी रखती है। आइए सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मजीद समझने के लिए ये वीडियो क्लिप देखते हैं, जिसका फार्मूला है टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर लेंथ ओवर ग्रेविटी। टाइम पीरियड उसको कहते हैं जिस टाइम में एक मोशन कंप्लीट होती है और एक मखसूस टाइम में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल है 1 वाइब्रेशन पर सेकंड के, इसके इन्वर्स पीरियड इक्वल है 1 सेकंड पर वाइब्रेशन के। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे। टाइम और मास इंडिपेंडेंट है, जबकि लेंथ और एंगल ऑफ स्विंग डिपेंडेंट है टाइम के। और आगे वीडियो में बताया गया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट एंगल स्मॉल होगा तो पेंडुलम का टाइम पहले लेंथ पे डिपेंड करेगा और फिर ग्रेविटी पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी जिस्म का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हों? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से पहले एनर्जीज की कन्वर्जन्स को समझने के लिए पेंडुलम की मिसाल देखते हैं।
हम इसमें देख सकते हैं कि जब बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी और सी पर होता है तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है और काइनेटिक एनर्जी भी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इसी तरह नॉर्मल पोजीशन ओ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और इनके दरमियान एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होगी। इस तरह इस सिस्टम में एनर्जी हर पॉइंट पर कंजर्व रहेगी। आइए अब इस डेरिवेशन के जरिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज बराबर हों। मुख्तलिफ सिस्टम्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के बाद हम इसकी खसूसियात को इस तरह बयान कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम खसूसियात दर्ज हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म हमेशा एक वस्ती पोजीशन के गिर्द हरकत करता है। इसका एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होता है। एक्सेलरेशन की मिकदार हमेशा इसकी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन पर 0 और इंतहाई पॉइंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। वस्ती पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि इंतहाई पोजीशन 0 होती है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम PHET की इस सिमुलेशन के साथ अमली तौर पर देख सकते हैं। ये पेंडुलम के बारे में एक फेमस सिमुलेशन है जो हमने PHET की साइट से ली है। इस इक्वेशन को देखते हुए टाइम पीरियड 2 पैरामीटर्स लेंथ और जी पर डिपेंड करता है। इस सिमुलेशन में हम लेंथ और मास को चेंज करके पेंडुलम की मोशन पर इफेक्ट देख सकते हैं। फिर एक स्केल दिया गया है जहां पर 3 सिचुएशंस दिखाई गई हैं। सबसे पहली नन है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरी सिचुएशन फ्रिक्शन है जिसकी एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से मोशन आहिस्ता हो जाएगी। थर्ड सिचुएशन लॉट्स है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और मोशन ऑफ पेंडुलम बहुत आहिस्ता हो जाएगा।
हम इसी तरह से जी की डिफरेंट वैल्यूज का असर सिंपल पेंडुलम पर देख सकते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मून पर पेंडुलम कैसे मूव करता है। मून की ग्रेविटी 1.622 मीटर पर स्क्वायर होती है। फिर हम इसे अर्थ पे लेके जाएंगे। अर्थ पे वो नॉर्मल मूव करेगा क्योंकि उसकी ग्रेविटी 9.8 मीटर पर स्क्वायर है। फिर हम इसे जुपिटर पे लेके जाएंगे जहां पर वैल्यू 24.79 मीटर पर स्क्वायर है। और इसी तरह प्लेनेट एक्स पे इसकी मूवमेंट देखेंगे। जहां पर ग्रेविटी 0 होगी वहां पर पेंडुलम हर जगह मूव करेगा। हम मेन्यू में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी चेक करके पेंडुलम में शो करवा सकते हैं। वो उसकी डायरेक्शन को शो करना स्टार्ट कर देगा। अब हम इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी दिखा सकते हैं। जब हम फोटोगेट टाइमर को चेक करेंगे तो वो पेंडुलम की ऑसिलेशन का टाइम दिखाना स्टार्ट कर देगा। अदर टूल्स पर जब क्लिक करेंगे पेंडुलम का टोटल टाइम दिखाएगा। और रीसेट के बटन से हम पेंडुलम को ओरिजिनल पोजीशन पे दिखा सकते हैं। जैसा कि हमने मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था, आइए इन फॉर्मूलाज को मजीद समझने के लिए ये न्यूमेरिकल्स हल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें स्ट्रिंग की लेंथ बराबर होगी 2.0 मीटर्स के और बॉब का मास बराबर होगा 0.50 kg के, जो कि हमें दिया गया है और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। डैम्प्ड ऑसिलेशन, टॉपिक नंबर 2। किसी मज़ाहमती फोर्स यानी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में सिस्टम की ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। आइए इस एनिमेशन के साथ डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रिक्शंस की वजह से सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को कम करती है और मोशन को भी आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है। क्या आपने अपने इर्द गिर्द डैम्प्ड ऑसिलेशन की कोई मिसाल देखी है? जी हाँ, गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर्स डैम्प्ड मोशन के अमली मिसालें हैं।
स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम इससे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।